हेलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था चार्ज के ऊपर। चार्ज की उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज़। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में जो है इंटरेक्शन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया। नाउ अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, एक चार्ज इसको कैसे जनरेट करता है। तो चलिए इसको समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास किसी पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज़ प्लस क्यू। हमने इसको ऐसे मान लिया, राइट, एक प्लस क्यू चार्ज हमने इसको मान लिया। नाउ अब इससे कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर हम एक और चार्ज मान लेते हैं दैट इज़ क्यू नॉट। क्या नाम बताया गया? क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को हम बोलते हैं दैट इज़ टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा बच्चों आप लोग, दैट इज़ चार्ज, टेस्ट चार्ज। ओके, तो टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? देखिए एक ऐसा चार्ज जिससे हम टेस्ट करते हो, किस चीज़ का टेस्ट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू नॉट है। हालांकि जो इसका नाम टेस्ट चार्ज है ये ऑलवेज हम पॉजिटिव मानते हैं। ये एक ऐसा चार्ज लिया जाता है जो केवल हमको जो है यूनिट वैल्यू दे, जो हमको क्या दे? केवल यूनिट वैल्यू। ये हमको यूनिट वैल्यू देता है, यानी एक चार्ज ऐसा जिसकी वैल्यू तो कितनी होती है? यूनिट। एक कूलम जिसकी वैल्यू होती है, तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है यूनिट टेस्ट चार्ज। ध्यान रखिएगा इसको, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसका पूरा नाम होता है। नाउ देखिए आपको मालूम है अगर ये हमारे पास कोई चार्ज है और इसके कुछ डिस्टेंस पर r सेपरेशन पर, यहाँ से r सेपरेशन पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है दैट इज़ क्यू नॉट, तो आपको मालूम है, आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज ये इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सभी बच्चे इसको जानते हैं, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में इस पर एक क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में इसका इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ओके, अच्छा, अब इस क्यू नॉट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इस क्यू नॉट को मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस जितना बढ़ता है, अगर मैं इस क्यू नॉट को यहाँ पर पुट कर दूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से वो फोर्स क्या होगा? जल्दी बताइए, फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे और दूर रख दूं तो क्या होगा? डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेपरेशन बढ़ गया। सेपरेशन बढ़ने से फोर्स का वैल्यू और कम हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो रहा है? फोर्स एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो इसको मैं बहुत दूर रख देता हूँ, मान लो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और सेपरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फोर्स का वैल्यू बिल्कुल कम हो गया, यानी ख़त्म हो गया एक तरीके से, फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ चार्ज रखा तो फोर्स नहीं लग रहा था, या इसको ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा नज़दीक ले लो पॉइंट को। इस चार्ज के आसपास इस चार्ज को रखा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, इस पे रखा तो फोर्स थोड़ा सा कम लगा, यहाँ पे रखा तो हमने देखा फोर्स नहीं लगा, इस पर क्या लगा? फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगा। क्या कहा? फोर्स नहीं लगा। तो इस पर तो फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इससे इधर वाले जो पॉइंट हैं इन सब पर फोर्स लग रहा है। इस वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से इन सब पर क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके चारों तरफ एक ऐसी फील्ड होती है, क्या कहा? इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता हो। देखिए फिर से देखिए ज़रा, ये प्लस क्यू चार्ज है,
हमने एक चार्ज यहाँ रखा जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, तो इसने इसको क्या किया, रिपेल कर दिया इस साइड में। ओके, इसको हटा के हम थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, Q0 को यहाँ रखा, इसने इसको रिपेल किया आगे की साइड। ओके, अब हम मान लेते हैं इसको दूर करते गए करते गए करते गए, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जो जब ये प्लस Q इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। तो जहाँ पर नहीं लगा फोर्स, उससे पहले वाले जहाँ पर फोर्स लग रहा था, तो वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जिसमें इसका फोर्स लग रहा था, किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ फिर अगर मैं उसको यहाँ रख दूँ तो भी लग रहा था, यहाँ रख दूँ तो भी लग रहा था, उससे बाहर रखूँ तो नहीं लग रहा था। ठीक है, ओके, तो क्या हुआ, इस पर हमने देखा टेस्ट को, चार्ज को रखते रखते हमने देखा हर जगह जब हमने टेस्ट चार्ज को रखा तो हमें प्लस Q जो चार्ज है, हमने ये देखा कि इसके चारों तरफ एक ऐसी रेंज है, ऐसा दायरा है जिसमें इसका फोर्स लग पाता है। समझ में आ रही है बात? इसका फोर्स एक पर्टिकुलर रेंज में लग पाता है। देखिए, ओके, उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, उस रेंज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, कि वो उसके चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, एक प्लस Q के चारों तरफ का वो स्पेस। देखिए, यहाँ से समझिए इसको, ये प्लस Q चार्ज है और यहाँ से मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है या फिर 10 मीटर मान लीजिए इसको, यहाँ से 10 मीटर मान लीजिए, यहाँ से 10 मीटर तो है, यहाँ से 10 मीटर। ओके, अब मान लीजिए आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हो और आपने देखा कि इस पर फोर्स लगा, लेकिन जैसे ही आप उसको 10.1 मीटर करते हो तो आपने देखा इस पर टेस्ट चार्ज बिल्कुल नहीं लगा। इसका मतलब हम ये इस पर फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि यहाँ तक तो इस पर फोर्स लग रहा था इस डिस्टेंस पर, लेकिन इससे ऊपर अगर बढ़ाता हूँ, इससे आगे बढ़ाता हूँ तो इस पर फोर्स नहीं लग पा रहा है। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ देखा 10 मीटर तक 10.1 करके देखा तो इस पर नहीं फोर्स लगा, 10 तक देखा तो फोर्स लग रहा है। ऐसे करते करते हमने जो है इसको देखा, टेस्ट चार्ज को हम अलग अलग स्पेस में रखते गए, तो हम ये देखते हैं कि इस प्लस Q जो हमारे पास मेन हमारा चार्ज है, इसके चारों तरफ जो है एक स्फेरिकल रेंज में एक फील्ड बन जाती है। मतलब एक ऐसा इसका रेंज है जिसमें वो टेस्ट चार्ज क्या करता है बेटा, रिपल्शन फील करता है। यहाँ पे रखूँगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे रखूँगा तो फोर्स लगेगा। इसका मतलब इस प्लस Q की जो ताकत है, इस प्लस Q की जो रेंज है वो यहाँ तक है। समझ में आई बात? 10 मीटर तक इसकी क्या आ गई बेटा, रेंज। इस एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 10 मीटर तक इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हर जगह 10 मीटर देखा तो वहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर मैं 10.1 यहाँ करके देखूँ, यहाँ करके देखूँ, यहाँ पे कहीं भी करके देख रहा हूँ तो उसका फोर्स उस पर नहीं लग पा रहा है। इसका मतलब जो है इस प्लस Q चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है कुछ पर्टिकुलर रेंज तक कोई दूसरा चार्ज जो है क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता हो। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेता तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता। कितने मीटर तक अट्रैक्ट कर लेता, 10 मीटर से अट्रैक्ट कर लेता। एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ ये 10 मीटर, ऐसा नहीं कि यार 10 ही मीटर होता है, होता तो बहुत दूर तक है। एग्जाम्पल के तौर पे तो माइनस Q चार्ज अगर होगा तो इसको क्या करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा। प्लस Q चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन इन अ पर्टिकुलर रेंज। ठीक है ना? तो वो रेंज किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर रेंज जिसमें कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता हो, तो वो रेंज हमारी, वो फील्ड, वो दायरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ में आई बात? देखिए जरा, नाउ इसको देखिए जरा, ये पॉजिटिव Q चार्ज इस पर क्या लगाता है बेटा, फोर्स लगाता है। तो इस प्लस Q से जो R डिस्टेंस पर हमारा कौन बैठा हुआ था, एक टेस्ट चार्ज बैठा हुआ था, इसने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। इसका मतलब यहाँ पर इस फोर्स, इस चार्ज की रेंज आ रही है जिसके बीच में ये फोर्स लगा रहा है। इसको ज़्यादा दूर बढ़ा दूंगा तो फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स का कम, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दो कि फोर्स लगभग 0 हो जाए। समझ लो कि फोर्स बहुत दूर चली गई। तो जब फोर्स बहुत दूर चली जाती है तो उसका रेंज ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर रेंज में जो है इस प्लस Q के कारण जो है जो रेंज क्रिएट हो रही है चारों तरफ की, इसमें कोई दूसरा चार्ज क्या फील कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहा हो, तो वो रेंज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? यानी फील्ड अराउंड द चार्ज in which
द टेस्ट चार्ज इन विच द टेस्ट चार्ज feels attraction or repulsion. फील्ड अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ का फील्ड जिसमें इन विच द टेस्ट चार्ज फील, जिसमें टेस्ट चार्ज क्या फील करता है बेटा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। उस फील्ड को, उस चारों तरफ के स्पेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? ओके, नाउ चलिए अब हम देखते हैं, देखिए जरा, ये प्लस क्यू, ओके, सवाल ये है, इसका सेंटर पॉइंट है, हमने यहाँ पर क्या रखा था, क्यू नॉट। ओके, डिस्टेंस कितना था बेटा, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन हमने कितना मान लिया, आर सेपरेशन हमने मान लिया। तो सवाल ये है कि अगर इसको मैं उठा के यहाँ रखूँ तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा, ज़्यादा। इसका मतलब इस रेंज में जो फील्ड है वो क्या है बेटा, ज़्यादा फील्ड है। इसको उठा के थोड़ा सा दूर किया तो इसका फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो फील्ड क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे कि फील्ड बहुत कम लग रही है। समझ में आ रही है बात? हम क्यू नॉट को और दूर बढ़ाते गए, इसका फोर्स का वैल्यू कम होता गया, तो हम ये कहेंगे कि फील्ड की वैल्यू भी क्या होती गई, कमज़ोर होती गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चला गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका उस पर फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगने से क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, कम लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कम है। यानी ये एक इनविजिबल जो बीच की रेंज है, ये इनविजिबल बीच की रेंज है इसके चारों तरफ की, ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? नाउ ओके, चलिए अब हम इसको पढ़ने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ देखते हैं जरा। ओके, हाँ से देखिए जरा, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पर क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स, इस साइड फोर्स लगा रहा है। यानी ये बात क्लियर हो चुकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमको फोर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा फील्ड। देखिए नज़दीक रखूँगा, नज़दीक रखने से क्या होगा, इसका इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो मैं क्या कहूँगा कि वहाँ फील्ड क्या है, डेंस है, ज़्यादा फील्ड है बहुत। तो नज़दीक रखने से फील्ड क्या हो रही है, ज़्यादा। तो हम किससे फाइंड कर रहे हैं, फोर्स से फाइंड कर रहे हैं। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, दिस इज इक्वल्स टू एफ एंड टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। तो ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, यानी अगर मैं इसको देखूं तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हायर विल बी द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। लोअर इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, लोअर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E इज इक्वल्स टू, तो मैं लिखूंगा एफ अपॉन कितना, क्यू नॉट। यहाँ से एक चीज़ साबित हो रही है कि जैसे जैसे हम जो है जो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डन। और यहाँ देखिए जरा, E किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सा किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा E, जिधर फोर्स उधर E। क्या कहा, जिधर फोर्स उधर E। इसका मतलब ये है कि स्केलर वेक्टर जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन जो होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा इसको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिधर हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नाउ जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्लियर हो गई बात। अगर मैं देखूं प्लस क्यू पर
प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाता है इधर की तरफ, तो इसका मतलब इधर ही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आई बात? अब देखिए जरा, फिर से देखिए जरा, ये हमारे पास प्लस क्यू है, हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा, तो हमने देखा कि इस टेस्ट चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज किधर रिपेल करेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बताइए, ये इधर लगाएगा इस पर फोर्स। ओके, अगर हम टेस्ट चार्ज को किधर रखें, टेस्ट चार्ज को हम इसके यहाँ रख लेते हैं, तो इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इस पर फोर्स ये इधर लगा रहा है। ओके, ऐसे हमने यहाँ रखा तो इस पर फोर्स कहाँ लगा रहा है, इस पर फोर्स यहाँ लगा रहा है, हमने यहाँ रखा तो इस पर फोर्स हमने देखा तो फोर्स इधर लग रहा है। ओके, नाउ अगर मैं इस इधर रखूँ तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, इधर की तरफ। देखिए इसको यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखूँ क्यू नॉट, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। नाउ अगर मैं एक क्यू नॉट को यहाँ रखूँ तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पर, इसको यहाँ पे रखूँ टेस्ट चार्ज को, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है, इधर रखूँगा तो इधर लगाएगा फोर्स, तो ये इधर रखूँगा तो इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको सेंटर से मिलाता हूँ तो एक तरीके से हमको क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेडियस में आगे बढ़ा रहा हूँ इस स्फेयर की, एक स्फेयर की हम क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, रेडियस आगे बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्शन फोर्स की क्या हुई, रेडियली, रेडियली मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है। समझ में आई बात, रेडियली आउटवर्ड। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, ये बाहर की तरफ, क्या बोलते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है बेटा, रेडियली आउटवर्ड। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखिए जरा, इसको रफ कर लेते हैं, तो इसको फिर से देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूँ तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, चारों तरफ ऐसे होगी। ओके, तो ये प्लस क्यू के कारण होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी। देखिए ये भी फोर्स की डायरेक्शन है, यही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बुक्स में ऐसा भी होता है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर देखा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्या नाम दिया, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। नाउ अगर मैं इसकी जगह प्लस क्यू की जगह माइनस चार्ज लेता तो सोचो, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है चार्ज, तो ओके, इसके बगल में हम क्या करते हैं, किससे देखते हैं बताइए। अगर हमारे पास कोई चार्ज है जिसकी जो कैसा है बेटा, नेगेटिव, तो बताइए अगर मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इस पॉइंट पर, तो क्या रखूँगा, जहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर हम क्या ला के रख देते हैं, एक छोटा सा चार्ज। कौन सा चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, जिससे हम क्या करते हैं, केवल यूनिट टेस्ट चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा, दैट इज़ क्या, क्यू नॉट, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक बताइए क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रही है बात, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी तरफ होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब इधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही हमारे क्या पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रही है बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा इस साइड में, इधर रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा इस साइड में। यानी हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बनाते हैं। ठीक है, ये फॉर नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी बेटा, अंदर की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा। नाउ इन दो चीज़ों को आप लोग बच्चे ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इनवर्ड। लेकिन इनवर्ड तो है, आउटवर्ड तो है, इनवर्ड तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो आपने कहना है या तो रेडियस की डायरेक्शन में, मतलब या तो रेडियली इनवर्ड होगा या रेडियली आउटवर्ड होगा। किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। समझ में आ रही है बात। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। ओके,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप जो है फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स, और फिर उसमें डिवाइड किसका कर देना होगा, क्यू नॉट का, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ ये बात हमारा क्लियर होती है। अब सवाल ये है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये भी तो जनरेट कर रहा होगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है भाई? अरे भाई, ये अगर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो ये भी तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, करेगा ना? बिल्कुल करेगा। लेकिन हम इसका नाम क्या दिए हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी इतना छोटा वैल्यू हमने इसको ले लिया। याद रखिएगा कि इस क्यू नॉट जो हम टेस्ट चार्ज मानते हैं, इस टेस्ट चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज हमारे पास है ये वेरी वेरी स्मॉल है। क्या कहा? वेरी वेरी स्मॉल हमारे पास है, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज है। इतना छोटा चार्ज है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, जनरेट नहीं करता है। समझ में आई बात? बहुत ही छोटा चार्ज, केवल हमें डायरेक्शन देखने के लिए काम में लाया जाता है, केवल हमें फोर्स लगाने के लिए काम में लाया जाता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना? तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करना है या देखना है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, हमने उस पॉइंट पर क्या रखा, टेस्ट चार्ज आके रखा। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन होता है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है। डन? तो चलिए नाउ अब हम बात करते हैं किसके तरफ, एक प्लस क्यू चार्ज जो है या एक माइनस क्यू चार्ज जो है बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब तक बात किसकी रही, डायरेक्शन की बात रही, ये होता क्या है, डायरेक्शन क्या है। अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। चलिए देखते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम लोग देखते हैं। नाउ मान लीजिए हमारे पास एक बेटा प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ओके, यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया, दैट इज पी पॉइंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। और इस पी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है बेटा, देखना है। समझ में आ रहा है ना? इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस हमने मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं, आर डिस्टेंस। हमने प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट माना जिस पर हमने क्या मानना, जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जनरेट करनी है, कितना वैल्यू आता है। तो हम सेपरेशन मान लिया हमने आर। नाउ अब ये बताइए कि यहाँ पर अगर मुझे क्या निकालना हो, बताइए। यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कौन सा चार्ज लेके आऊँगा, बताइए शाबाश, पॉइंट चार्ज। समझ में आ रही बात? सॉरी, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। समझ में आ रही है ना बात? अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या लेके आऊँगा, सबसे पहले टेस्ट चार्ज। ये हमारा एक तरीके से स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज मानेंगे, मान लिया सर। अब बताइए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन, क्योंकि हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। लेके चलते हैं, हम इसको एज्यूम करते हैं ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए। तो इसके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, दैट इज ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं पूछूं फोर्स कितना आ रहा है, बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तो फोर्स कितना आ रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, बताइए। तो फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट, बताइए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, बताइए स्मॉल के, याद आ रहा है 1/4 जिसकी वैल्यू होती थी के क्यू
एक चार्ज, दूसरा चार्ज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ में आया? F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स का वैल्यू होता है। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कितना होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। इससे पहले डेफिनेशन में देखा हम लोगों ने, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। F का वैल्यू हमने यहाँ रखा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये तो हुआ फोर्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को उड़ा दिया तो हमारे पास क्या बचता है? दैट इज E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। समझ में आई बात? देखिए E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। ध्यान रखिएगा इस बात, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है उस पॉइंट को हम मानेंगे P, और उस पर हम क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या रख दिया बेटा? टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ओके, फिर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में हम क्या लगाते हैं? फोर्स। फोर्स से फिर किसको डिवाइड किया? टेस्ट चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सामने आ गया। ठीक, यहाँ से एक चीज़ जनरेट होती है, चीज़ साबित होती है यहाँ से कि यहाँ पर हम देखते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं है? हायर विल बी द वैल्यू ऑफ R, यानी R जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा, फोर्स जितना कम लगेगा उतना ही E कम लगेगा। ठीक है ना? तो जितना कम फोर्स उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, अच्छा, अगर मैं पूछूँ यहाँ से ग्राफ, तो चलिए ग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ कहूँगा R, तो समझ में आ रहा है कि इन्वर्सली है और स्क्वायर टाइम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के R, तो इसका मतलब डिक्रीज वाला ग्राफ होगा, और इसका स्क्वायर है तो कर्विक ग्राफ बनेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा बेटा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये देखिए जरा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है। ठीक है, कभी कभी बोर्ड में या फिर जो है हमारे एक तरीके से इंटरनेट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 2 गुना बढ़ाऊँ, डबल कर दूँ, R से 2R कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगा बताइए? अगर मैं इसको 2 गुना बढ़ा दूँ तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर। ठीक है ना? 2 गुना कर दिया, R को 2 गुना करूँगा तो 1/4 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4। समझ में आ रही है ना बात? 2 गुना बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4। 3 गुना बढ़ाऊंगा तो 3 का स्क्वायर टाइम्स फिर 9, तो 1/9 क्या हो जाएगा? टर्म रह जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 9 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना बढ़ाऊंगा डिस्टेंस को, अगर डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो उसका स्क्वायर टाइम कितना? 16, तो 16 टाइम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात? ओके, इस तरीके से आपने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। नाउ अब हम देखते हैं जरा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की हमारे पास होगी बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से हम जो है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब जरा इसकी यूनिट बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताइए बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जानने के लिए E इज इक्वल्स टू F/Q की तरफ चलते हैं, Q0 की तरफ। F का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और Q0 का क्या होगा? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया E इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। नाउ अब एक चीज़ जरा और जानी है बेटा इसमें कि यहाँ पर देखिए जरा, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए जरा, यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं, देखिए ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे इसके नज़दीक लाता गया, इसके नियर पॉइंट पे लाता गया, वैसे वैसे इस पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर टेस्ट चार्ज को मैं इधर लेके जाऊँ, फोर्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? इंक्रीज, और फोर्स का वैल्यू इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज। अगर मैं इसे टेस्ट चार्ज को दूर ले जाता गया
तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज, सेपरेशन बढ़ जाएगा, सेपरेशन आर जो है वो बीच का बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को आगे बढ़ाता गया तो ये आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं R को इन्फानाइट रख दूँ, R को इन्फानाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं R को इन्फिनिटी रख दूँ यानी बहुत दूर लेके चला गया, किसको, टेस्ट चार्ज को बहुत दूर रख दिया, तो R कितना हो गया, लगभग इन्फानाइट। अगर R इन्फानाइट होता है तो इन्फानाइट 1 समथिंग अपॉन इन्फानाइट, आंसर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, 0। याद रखिएगा इस बात कि अगर मैं R को इन्फिनिटी कर देता हूँ तो इन्फिनिटी यहाँ रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि R को इन्फिनिटी करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। डन। नाउ एक चीज़ और, अगर R इसको मैं कम करता चला गया, अगर मैं R डिक्रीज करते 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 बिल्कुल इसके नज़दीक लेके चला गया, जहाँ पर R बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है, R बिल्कुल नज़दीक लेके चला गया, 0 नहीं माना, 0 नहीं, बहुत कम, इसके बिल्कुल नज़दीक लेके चला, तो R इतना कम हो जाएगा कि R कम हो जाने से फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है। आपको मालूम होना चाहिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। R इतना कम हो गया कि फोर्स बेटा क्या हो गया, बढ़ गया, फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। क्लियर। लेकिन इफ R इज इक्वल्स टू 0, समझ में आ रही है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बोर्ड्स वगैरह में और मेंस वगैरह में, जेईई मेंस में, नीट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछ सकता है आगे भी, कि अगर R का वैल्यू 0 हो, अगर R का वैल्यू 0 हो, मतलब क्या हुआ, आपने टेस्ट चार्ज को बिल्कुल उस चार्ज के ऊपर बैठा दिया है, बिल्कुल ऊपर बैठा दिया, जिससे बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 0 के बराबर। अगर इफ R टेंड्स टू 0, या टेंस नहीं कहेंगे, इफ R इक्वल टू 0, इफ R इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं होती। ठीक है, फिर से देखिए, अगर R को 0 रख दूँ तो 0 यहाँ पे आएगा, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कभी भी इन्फानाइट नहीं होता, तो हम इसको ये कहेंगे, कोई वैल्यू होती है, इन्फानाइट बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि ये वाला कंडीशन बेटा किसके अंदर आता है, अनडिफाइंड आ जाता है। क्या, अनडिफाइंड, यानी हम चार्ज को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहाँ इसके बगल में निकाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर अगर मैं रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। इसका ऊपर रखने का मतलब दोनों के सेंटर्स अगर मैं मर्ज कर दूँ तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, अनडिफाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है और आपने स्पेशल तौर से ये क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है किसके ऊपर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोडक्शन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो। हाँ, बल्कि एक और चीज़ जो है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी वेक्टर फॉर्म बना के दिखाओ, तो ठीक है सर, वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं, वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू, और फोर्स का वैल्यू था के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू नॉट रखा, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, इन वेक्टर फॉर्म अगर मुझे चाहिए तो क्या करूँगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यही तो मतलब हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट वैल्यू रखिए। आपको पता है कि मान लीजिए क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई वेक्टर होता है हमारे पास A, उसका यूनिट कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन मोड, या तो इसको ऐसे लिख लूँ या सिंपल A कह देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं कुछ सिंपल A कहूँगा। A कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन A, तो यहाँ से वेक्टर क्या आएगा, A इंटू A कैप, ये यहाँ से निकलता है, यानी वेक्टर इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका कैप। यहाँ से देखिए जरा,
अगर मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालना होगा तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आपने निकाल रखा है k³/r², और उसका क्या आएगा a कैप। ए कैप मतलब इन दोनों के जो बीच का सेपरेशन है r, ये इसका देखिए हम फोर्स की डायरेक्शन ये लगा रहे हैं तो यही डायरेक्शन में हम r लेंगे, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे बेटा r कैप। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, k³/r²। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ r मॉड, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको मैंने लिख लिया वेक्टर, देखिए कैप को कैसे लिखूँगा, वेक्टर अपॉन मोड, तो वेक्टर अपॉन मोड, ठीक है। तो k³ बाय मल्टीप्लाई कर लिया k³/r³ और यहाँ पे r वेक्टर, दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा चीज़ों को, चीज़ें बड़ी आसान होती जाएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने घर में जो है प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चनों की, और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहें, और थ्योरेटिकल पार्ट जो है क्लियर रखें, और एनसीईआरटी का रीडिंग ज़रूर करते रहें। ठीक है, जब तक आप रीडिंग करते रहेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है और बेहतर होता रहेगा, और उसमें नई नई चीज़ें आपको पता लगती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी रखिए और किताबों के साथ जुड़े रहिए। चलिए, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।